1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजरों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलका एलिजाबेथ से इजाजत के बाद बड़े सगीर में तिजारत शुरू कर दी। मुगल हुक्मरानों ने इन ताजरों पर तिजारती मराहत की बौछार कर दी और इन ताजरों ने इन मराहत का खूब नाजायज फायदा उठाया। कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्हीं ताजरों ने बड़े सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया। मुगल हुकूमत बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए अंग्रेजों के जारहाना इक़दामात को रोक न सकी। सबसे पहला हमला सिंध पर होता है। 1843 में मियानी के मकाम पर फैसला कुन लड़ाई होती है और चार्ल्स नेपर की फतह होती है। कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज कश्मीर को सिर्फ 75 लाख के एवज राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं और इंतहाई कम वक्त में पूरा बड़े सगीर अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। इस नाजायज कब्जे के बाद बड़े सगीर की मुख्तलिफ जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें शुरू हो जाती हैं। 10 मई 1857 को मीरठ के मकाम पर मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हैं, मगर पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं और कामयाबी अंग्रेजों के हिस्से में आ जाती है। इस जंग के बाद अंग्रेज जुल्मो सितम की हदें अबूर कर जाते हैं। जंगे आजादी में चूंकि मुसलमान आगे आगे थे, इसलिए इनके जुल्मो सितम की सबसे ज्यादा भेंट चढ़ने वाले भी बड़े सगीर के मुसलमान ही बने। कई शहर तबाह हो गए और चौराहों पर मुसलमानों और हिंदुओं को फांसियां दी गयी। 1857 की जंगे आजादी के बाद मुसलमान मुआशी, तालीमी और समाजी लिहाज से बहुत पीछे रह गए और इनका मुस्तकबिल इंतहाई तारीक नजर आने लगा। इन हालात में सर सैयद अहमद खान आगे बढ़े और मुसलमानों को तालीम की तरफ मशगूल किया। सर सैयद अहमद खान ने बहुत से तालीमी अदारों की बुनियाद रखी, मगर अलीगढ़ कॉलेज इनकी नुमाया कामयाबी थी, जो कि बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। 1866 में उर्दू हिंदी तनाजा होता है। दफातर में उर्दू की जगह हिंदी को नाफिज करने की कोशिश की जाती है और इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मुसलमान और हिंदू आमने सामने आ जाते हैं और इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मौजूद मजहबी इख्तलाफात को खूब हवा दी। इस वक्त तक हिंदुस्तान में एक ही बड़ी सियासी जमात थी जिसे कांग्रेस कहा जाता था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया और 1998 में सर सैयद रहलत फरमा गए, लेकिन इस वक्त तक मुसलमानों के पास रहनुमाओं की एक बड़ी खेप तैयार हो चुकी थी। सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा तो दिया था, मगर अब हालात ऐसे बन चुके थे कि मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी की जरूरत महसूस की जाने लगी। 1 अक्टूबर 1906 में मुसलमान रहनुमाओं का एक वफद शिमला में वासराई लॉर्ड मिंटू से मिला और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। वासराई ने काफी हौसला अफजा बातें की, जिसके बाद दिसंबर 1906 में मुसलमानों ने अपनी अलग सियासी जमात मुस्लिम लीग कायम की और सर आगा खान इसके पहले सदर बने। वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी फसादात फूटते जा रहे थे। 1913 में कायदे-आज़म कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग का हिस्सा बन जाते हैं। कायदे-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े अलमबरदार के तौर पर सामने आते हैं। इनकी कोशिशों से जलियांवाला बाग में एक जलसे पर फायरिंग करके तकरीबन 1200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। 1920 से 1922 तक तहरीके अदम एतमाद चलती है और फिर 1928 में कायदे-आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए, जिसमें मुसलमानों की अलग सियासी नुमाइंदगी और मुसलमानों के अलग हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने मशहूर खुतबा अलाहाबाद में मुसलमानों की अलग रियासत को तमाम मसाइल का हल करार देते हुए अलग मुमलिकत का मुतालबा करते हैं। ठीक एक साल बाद गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फिर से अलग रियासत का मुतालबा सबके सामने रखा, मगर कांग्रेस बड़े सगीर की तकसीम के किसी फार्मूले पर भी राजी नहीं होती। 1933 में चौधरी रहमत अली एक पंफलेट जिसका नाम नाउ और नेवर था, इसमें नई रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज करते हैं। जब अलग रियासत का कोई भी हल निकलता नजर नहीं आया तो कायदे-आज़म मायूस होकर लंदन चले जाते हैं और फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दरख्वास्त पर 1934 में वापस आते हैं और फिर अपनी सारी जिंदगी मुसलमानों की आजादी के लिए वक्फ कर देते हैं। 1937 में आम इंतखाबात मुनक्किद होते हैं, जिसमें कांग्रेस 1585 निशस्तों में से 707 निशस्तें जीत जाती है, जबकि मुस्लिम लीग के हिस्से में सिर्फ 106 निशस्तें आती हैं। इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस हुकूमत बनाती है और मुसलमान एक बार फिर से अपने हकूक से महरूम हो जाते हैं। चनाचे 1939 में जब ये कांग्रेसी वजारतें खत्म होती हैं, तो मुस्लिम लीग योम निजात मनाती है। 1940 में मुस्लिम लीग का इजलास लाहौर के अंदर मुनक्किद होता है, जिसमें मौलवी फजलुल हक करारदादे पाकिस्तान पेश करते हैं, जो मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली जाती है। इस इजलास में कायदे-आज़म अपने खुतबा सदारत में कहते हैं कि 500 साल इकट्ठा रहने के बावजूद भी हिंदू और मुस्लिम कभी इकट्ठे नहीं हो सके। हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं और यहीं से दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी गई। इसके बाद पाकिस्तान का मुतालबा जोर पकड़ना शुरू कर देता है और तहरीके पाकिस्तान उरूज पर पहुंच जाती है। मुसलमान अलग वतन के मुतालबे के लिए मुख्तलिफ किस्म की तहरीकों का आगाज कर देते हैं, मगर हिंदू और सिख तकसीम की शदीद मुखालफत करते हैं। इसी दौरान मजहबी फसादात उरूज पर पहुंच जाते हैं और 1200 साल इकट्ठे रहने वाले लोग
ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1942 میں کرپس مشن برے صغیر آتا ہے، مگر گاندھی اور قائد اعظم دونوں اس مشن کی تجویز کو مکمل طور پر شملہ میں رہنے والے رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ستارہ سنگھ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ دونوں تقسیم کے کسی فارمولے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ قائد اعظم مسلمانوں کی نمائندگی کرنے آئے ہیں اور یہ مسلمانوں کی الگ ریاست کے علاوہ کسی بھی سمجھوتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کانگریس میں مسلم وزراء کی نمائندگی پر کانگریس اور مسلم لیگ میں زبردست اختلاف ہو جاتا ہے اور ویور پلان بھی بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ کانگریس اور لارڈ ویول قائد اعظم کو اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ویور پلان کی ناکامی کے بعد لارڈ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ دونوں جماعتیں الیکشن کی مہم میں خوب جان لڑاتی ہیں اور یہ انتخابات جداگانہ طریقے پر منعقد ہوتے ہیں۔ 16 اگست 1946 میں مسلم لیگ نے یوم راستے اقدام کا اعلان کیا۔ ہر جگہ مسلمانوں نے مظاہرے کیے اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیے۔ لارڈ ویول جب برے صغیر کا سیاسی حل نکالنے میں ناکام ہو گیا تو حکومت برطانیہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برے صغیر میں واسرائے کے طور پر بھیج دیا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برے صغیر سے برطانوی راج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پورے برے صغیر میں فرقہ واریت اور فسادات کے شعلے بھڑکنے لگے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے گی اور تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کلف کے ذمے لگا دی جاتی ہے۔ ریڈ کلف انتہائی متنازع تقسیم کرتا ہے اور نئے بننے والے ملک میں دشمنی کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ برطانوی حکومت نے 1948 میں برطانوی راج ختم کرنے کا کہا تھا، مگر حکومت برطانیہ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی لوگوں نے اپنے نئے ملک کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس ہجرت کے دوران فسادات عروج پر پہنچ گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو فوج ڈس فنکشنل تھی، دوسرا برطانیہ نے اچانک آزادی کا اعلان کر کے دونوں ممالک کو نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا، اور یوں ان فسادات میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ فرینڈز، یہ کہانی تھی برے صغیر پر برطانیہ کے قبضے سے لے کر پاکستان بننے تک کی۔